वीडियो में हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो की पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस कोड को स्कैन कर सकते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं हर्ट्सन तथा लेनार्ड के प्रेक्षण। इन प्रेक्षणों में क्या हुआ था कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसके ऊपर अध्ययन किया गया। इसमें देखा गया कि जो प्रकाश की तीव्रता है उस पर क्या निर्भर करता है, यानी कि विद्युत धारा जो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, अगर प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद अगर प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ा दिया जाए, वो नेक्स्ट हेडिंग में हम पढ़ेंगे, तो प्रकाश द्वारा उत्पन्न धारा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये लेनार्ड और हर्ट्सन इनके परीक्षण थे। तो आपने नोट्स डाउनलोड कर लिए होंगे और ये डायग्राम्स में आप देख रहे होंगे। इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो इस डायग्राम में एक तो ये ग्राफ है जिसे मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने परीक्षण करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट बनाया उसमें क्या क्या था। ये इंस्ट्रूमेंट है, ये पूरा का पूरा कांच का है। यहाँ से लेके ये सारा एक कांच का बर्तन है। इसमें दो मेटल की धातु की प्लेटें हैं। इधर से प्रकाश आने के लिए रास्ता है जो कि P1 प्लेट, ये P1 प्लेट है, P2 प्लेट है, इस P1 प्लेट पे पड़ेगा प्रकाश। ये जो P1 प्लेट उत्सर्जित करेगी इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम बोलेंगे प्रकाश इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रकाश ने उत्सर्जित किया। और इधर से ये तार जा रहे हैं, इधर ये एमिटर लगा है, इधर कुंजी लगी है। इसे कहते हैं दिक् परिवर्तक। आगे जब मैं समझाऊंगा तो दिक् परिवर्तक का नाम आएगा हेडिंग में। तो वो दिक् परिवर्तक यही है। इधर वोल्टमीटर लगा है, इधर एक विभव विभाजक लगा है। विभव विभाजक का काम क्या है, विभव को कम या ज़्यादा करना। इस एरो को आगे पीछे खिसका के हम विभव कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसका काम भी आगे हमें होगा। ये बैटरी है और इसके साथ यहाँ पे एक कुंजी लगी हुई है, ये कुंजी है। बस इतना सब जानने के बाद अब हम बात कर सकते हैं कि प्रकाश की जो तीव्रता है, प्रकाश की तीव्रता अगर हम कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे तो उस कारण क्या प्रभाव पड़ेगा इन इलेक्ट्रॉन्स पे, या कह लो कि प्रकाश द्वारा उत्पन्न धारा पे। तो सबसे पहले आप अपने नोट्स में देख रहे होंगे कि जब हम बात करेंगे प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता की, तब एक निश्चित आवर्ती और तरंगदैर्घ्य का प्रकाश हम डालेंगे यहाँ से इस P1 प्लेट पे, और उसी समय हम 1 और 1 को जोड़ेंगे। मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ, पेपर में ये वायरिंग आपसे नहीं पूछेगा, बस आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। करंट किधर से बह रही है, किधर से नहीं, ना तो ये आपको लिखना है, ना आपसे पूछा जाएगा। आपसे को सिर्फ फोकस करना है कि इस प्रयोग को करने के बाद क्या क्या निष्कर्ष निकाले गए हर्ट्ज और लेनार्ड द्वारा, उन बातों पर फोकस करना है। फिलहाल आपको ये मानते हुए चलना है कि जैसे ही हम 1 और 1 को जोड़ेंगे तब P2 प्लेट पॉजिटिव होगी, P1 प्लेट नेगेटिव होगी, और जब प्रकाश इस पर P1 प्लेट पे पड़ेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और जाके पॉजिटिव प्लेट पे मिलेंगे, और हम कहेंगे कि धारा बह गई। और इसी धारा का नाम हमने संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा कहा है, क्योंकि इसी कंडीशन में धारा मैक्सिमम होगी, इसीलिए इसे संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा कहा गया। अब मैं आपको इसमें एक और बात कि जब हम इसकी पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे, यानी कि इसका विभव बढ़ाएंगे, विभव विभाजक से इसे और ज़्यादा पॉजिटिव करेंगे, तब धारा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना धारा बढ़ेगी ना घटेगी। क्यों? क्योंकि इसकी पॉजिटिविटी बढ़ाने से यहाँ निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ अगर पहले 3 निकल रहे थे तो अभी भी 3 निकलेंगे। तो इसका मतलब इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विभव पे ये धारा निर्भर नहीं करती जो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। उसके बाद उन्होंने क्या देखा इसी कंडीशन में कि यहाँ से जो प्रकाश आ रहा था उसकी तीव्रता को बढ़ा दिया। अगर तीव्रता पहले इंटेंसिटी आई थी उसे 2 गुना कर दिया। इंटेंसिटी मैं आपको समझा चुका हूँ। इंटेंसिटी होती है किसी चीज़ की मात्रा को बढ़ाना निश्चित समय में। अगर मान लीजिए 1 सेकंड में यहाँ पे कोई फोटोन की संख्या 3 थी, तो अब 1 सेकंड में 6 फोटोन भेज रहे हैं हम, ताकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करे। जो 3 फोटोन, मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर रहे हैं, अब 6 भेजेंगे तो वो 6 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देंगे। ये एक मानने की बात है, आपको समझाने के लिए मैंने कहा। तो उन्होंने देखा हर्ट्ज और लेनार्ड ने कि जब हम यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं, ज़्यादा प्रकाश यहाँ से एंटर कराते हैं, P1 प्लेट पे भेजते हैं, तो उसी पहले वाले विभव पे ज़्यादा धारा बहने लगती है। प्रकाश विद्युत धारा जिसे हम कह रहे हैं वो ज़्यादा हो जाती है। यानी कि उन्होंने फिर एक निष्कर्ष निकाला कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन अनुक्रमानुपाती है प्रकाश की तीव्रता पर। यानी कि जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन जो कि P1 प्लेट से हो रहा है यहाँ पे, ये बढ़ेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती है। अब इसके बाद उन्होंने एक और प्रयोग किया। यहीं पे ही इन्होंने जो 1 और 1 को जोड़ रखा था, अब 2 और 2 को जोड़ दिया। 1 और 1 को हटा दिया। यहाँ पे मैं ये लिख के बता देता हूँ।
इस 1 2 और 2 को जोड़ दिया है और 1 और 1 अब हटा दिए गए हैं। इससे क्या हुआ कि अब तक ये जो पॉजिटिव थी अब ये नेगेटिव हो गई और इधर वाली पॉजिटिव हो गई, लेकिन प्रकाश अभी भी P1 पे ही पड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी P1 से ही निकलेंगे अभी भी, पॉजिटिव होने के बाद भी। तो जब उन्होंने 2 और 2 को जोड़ दिया तो जो धारा पहले जिसे हम संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा कह रहे थे वो अब कम हो जाएगी, एकदम से बहुत कम, लेकिन ज़ीरो नहीं होगी। ज़ीरो क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस कंडीशन में भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन P2 पे जा रहे होंगे, इसके P2 के नेगेटिव होने के बाद भी। अब हम क्या करेंगे, इस विभव को विभव विभाजक से विभव बढ़ा देंगे और इसे और ज़्यादा नेगेटिव कर देंगे और एक ऐसा विभव देखेंगे कि जिस पर ये धारा बहनी ही बंद हो जाए, यानी कि ये P2 इतना नेगेटिव हो जाए कि इलेक्ट्रॉन को, अगर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आना भी चाहें तो आ ना पाए। जब इलेक्ट्रॉन का बहना बंद हो जाएगा तो धारा शून्य हो जाएगी। और उसी विभव को यहाँ पे निरोधी विभव या स्तब्ध विभव कहा गया है, यानी कि ऐसा विभव जिसपे प्रकाश विद्युत धारा बहनी बंद हो जाए वो निरोधी विभव या स्तब्ध विभव कहलाया। अब इस निरोधी विभव को नोट्स में लिखा गया है कैपिटल V नॉट, ये 0 है, इसे हमने नॉट बोला है। तो इस V नॉट को हमने कहा है निरोधी विभव। प्रयोगों द्वारा इसका कुछ ना कुछ मान आया होगा, लेकिन यहाँ मानने के लिए हम V नॉट इसका नाम रखते हैं कि इस विभव पे धारा बहनी बंद हो जाएगी। अब इस विभव पे धारा बहनी बंद हो गई है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसकी गुणा इलेक्ट्रॉन के आवेश से कर दूँ तो ये एक उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, या उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी जो कि प्रकाश ने मुक्त किया था। यानी कि जो आपको इलेक्ट्रॉन निकलते हुए दिख रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला अगर आपको देना हो तो आप निरोधी विभव और E यानी कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उसकी मल्टीप्लाई से दे सकते हैं। और इसी पूरे को हमने शॉर्ट में E के लिख दिया है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि प्रकाश ने मुक्त की। अब ये गतिज ऊर्जा आप इस फॉर्मूले में देख रहे होगे, यहाँ प्रकाश की तीव्रता कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब जो E के है, जो E के का मान है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। इसी से ही फॉर्मूले से हमने निष्कर्ष निकाला है कि E के प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। यानी कि प्रकाश की इंटेंसिटी आप यहाँ पे प्रकाश के कितने ही ज़्यादा फोटोन भेज लीजिए, गतिज ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन की उतनी होगी जितनी पहले थी। तो ये भी निष्कर्ष हर्ट्ज और लेनार्ड ने निकाला था। अब आ जाते हैं इस डायग्राम पे। यहाँ पे दिखाया गया है y अक्ष पे धारा को लिया गया है और यहाँ पे x अक्ष पे विभवांतर को लिया गया है। ये विभवांतर अगर यहाँ पे माइनस वाले 0 से पीछे माइनस वाले में है तो यहाँ पे कहीं पे V नॉट, ये सारा ग्राफ प्रयोग द्वारा बनाया गया है और यहाँ कहीं पे माइनस में V नॉट का मान आया था। और ये वाली I1, ये I और 2I, ये शायद मान है तीव्रता के। ये ग्राफ दिखाना चाह रहा है कि अगर प्रकाश की तीव्रता हम I रखें तब ग्राफ कैसा आएगा, और प्रकाश की तीव्रता हम 2 गुनी कर दें, 2I कर दें, तो ग्राफ कैसा आएगा। यानी कि 2I करने पर धारा ज़्यादा मिलेगी, ये देखिए ऊपर 2I वाला ग्राफ है, और कम तीव्रता होगी तो धारा कम मिलेगी। लेकिन दोनों में विभव में मान बढ़ता जा रहा है, यानी कि अगर विभव हम बढ़ाते जाएं तो धारा एक निश्चित मान ही रहेगा, धारा का इंटेंसिटी पे, किसी एक दी गई तीव्रता पे। अब बारी है प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भरता को देखने की। अभी तक हमने प्रकाश की तीव्रता पर निर्भरता को देखा था, अब आवृत्ति की क्या निर्भरता है प्रकाश की धारा पर। तो यहाँ पे अब निरोधी विभव मैं आपको समझा चुका था, निरोधी विभव यहाँ पे उत्पन्न हो चुका है, यानी कि इलेक्ट्रॉन P2 पे नहीं जा पा रहे थे, P2 को हमने नेगेटिव कर दिया था, विभव को इसके बढ़ा दिया था। अब इसी कंडीशन में अगर हम यहाँ पे जो पहली, मान लो कि इसकी आवृत्ति पहले न्यू थी 1, ये न्यू है प्रकाश की आवृत्ति को दिखाने के लिए। अब हम इसमें न्यू 2 आवृत्ति का प्रकाश भेजेंगे। यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, न्यू 2 बड़ा है, यानी कि जो अब हम प्रकाश भेज रहे हैं उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो हम क्या देखते हैं, जब फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति को हमने बढ़ा दिया तो प्रकाश के जो उत्पन्न इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे, उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ गई और वो फिर से P2 पे जाने लगे और धारा बहने लगी। इसी से हमने निष्कर्ष निकाला है कि अगर आवृत्ति ज़्यादा होगी तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, जिसे हमने E के कहा था, वो भी ज़्यादा होगी। और इसी के लिए एक ग्राफ यहाँ पे दिया गया था, ये देखिए, ये ग्राफ बताता है। यहाँ पे ये जो न्यू है, ये न्यू 2 बड़ा है न्यू 1 से, और ये V है, ये निरोधी विभव है दूसरी वाली आवृत्ति के लिए, और ये निरोधी विभव है पहली वाली आवृत्ति के लिए। ये न्यू 1 है, ये न्यू 2 है, बहुत हल्का सा फर्क है।
ये कैपिटल वी है और ये न्यू है, स्मॉल वी नहीं है, ये न्यू है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बनाया था। ये वी जैसा ही दिखता है, बस थोड़ा सा घुमा हुआ है ज़्यादा। तो इस ग्राफ को बनाया गया प्रयोगों द्वारा। इसमें देखा गया कि जब आवर्ती न्यू 1 थी तो विभव कुछ कम आया था, और जब आवर्ती बढ़ा दी गई तो विभव कुछ ज़्यादा आया है। निरोधी विभव की बात कर रहा हूँ मैं, और धारा का मान दोनों में सेम है। ठीक, इससे पता लगता है कि जब आवर्ती बढ़ेगी तो निरोधी विभव भी मान बढ़ जाएगा। अब ये ग्राफ आप अपने नोट्स में देख रहे होंगे। ये ग्राफ बनाया गया है प्रयोगों के आधार पर। इसमें एक्स अक्ष पे प्रकाश की आवृत्ति यानी कि न्यू, और वाई अक्ष पे ई के प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो ये ग्राफ जब बनाया गया अलग अलग प्रयोग करके, इसी डायग्राम में जो अब तक हम प्रयोग कर रहे थे, इसी से प्रयोग करके ये लाइन हमें मिली। इस लाइन को हमने पीछे बढ़ाया तो ये अंत्यखंड बी कटा, इसका नाम रख दिया हमने कैपिटल बी। जहाँ पे ये एक्स अक्ष को टच कर रहा है इसे हमने बोल दिया प्रकाश की देहली आवर्ती। देहली आवर्ती भी अभी मैं आपको समझाऊंगा। ये इसका ढाल है, इसका ढलान यानी कि ये एक्स अक्ष से कितने एंगल पे झुका है वो, उसे हमने नाम दिया है ए। अब अगर एक सरल रेखा की समीकरण आपने मैथ में पढ़ी होगी तो उसे हम लिखते हैं y इजिकल टू एम एक्स प्लस जो भी अंत्यखंड कटा होता है वो। लेकिन इस डायग्राम के हिसाब से इस सरल रेखा की जो समीकरण बनेगी वो बनेगी, y पे हमने ई के लिया है तो ई के यहाँ आएगा, ढलान m की जगह हमने a लिया है तो a यहाँ आएगा, x अक्ष पे हमने न्यू को लिया है तो यहाँ पे न्यू आएगा, और प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि अंत्यखंड जो हमारा कटा है वो नेगेटिव है। नेगेटिव अंत्यखंड होने के कारण यहाँ पे माइनस का, और जो अंत्यखंड कटा है वो बी आएगा। अब इतना करने के बाद हमने P1 और P2 प्लेट की जो ये जिसके आधार पर डायग्राम के आधार पर ये रेखा बनाई, एक और हम प्रकाश की आवृत्ति लेते हैं और एक और रेखा ऐसी ही निकल के आती है जिसका जो एंगल है वो इसके एंगल के सेम समान है बिल्कुल। इससे पता क्या चलता है कि चाहे हम कोई भी आवृत्ति ले लें, न्यू का मान कुछ भी हो, ए का मान नहीं बदलेगा। ए का मान सभी तरह की आवृत्तियों के लिए सेम रहेगा। हाँ, ये जो बी अंत्यखंड है यहाँ पे कुछ कम कटेगा, तो हर एक आवृत्ति के लिए ये जो माइनस का बी है इसका मान कुछ ना कुछ अलग ही रहेगा, और इसी आधार पे तय होगी कि ई के यानी कि गतिज ऊर्जा कितनी हो। अब इसी से हम कार्यफलन को निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ई के को निकालने के लिए, क्योंकि ए सब में सेम है तो ए को ए ही रखेंगे, और न्यू को हम न्यू नॉट रखेंगे। ई के अपने आप ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि न्यू नॉट पे जब न्यू की जगह न्यू रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो आएगी। आप डायग्राम में इसे देख भी सकते हैं कि जब यहाँ पे ई नॉट है तो काइनेटिक एनर्जी वाई अक्ष पे बिल्कुल ज़ीरो है। तो ए का मान जो का तो रहेगा, वी की जगह वी नॉट रखा जाएगा तो ई के का मान ज़ीरो हो जाएगा, और जो ये बी था इसका मान बी ही रहेगा। तो अब ये समीकरण कैसी बनेगी, ये बनेगी इस तरीके से, ई के की जगह 0 आएगा, यहाँ पे ए ही रहेगा, यहाँ पे वी नॉट आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का बी आएगा, तो बी का मान ए वी नॉट हो जाएगा। ये एक तरह की ऊर्जा है जिसे हम कार्यफलन कहते हैं। ये जो बी निकल के आया ये एक तरह की ऊर्जा है जिसे हम कार्यफलन कहते हैं, और ये बताता है कि इतनी मिनिमम ऊर्जा तो हमें चाहिए ही चाहिए अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर मुक्त कराना है। बाकी वो आगे बढ़े या ना बढ़े, अगर उसे उसकी कक्षा छोड़ के बाहर निकालना है तो इतनी ऊर्जा तो लगेगी ही। अब हम समझते हैं देहली आवर्ती क्या होती है। यहाँ पे जो ये रेखाखंड आया है इसमें, इस ग्राफ में जिसमें हमने एक्स अक्ष पे न्यू को लिया था, तो इस पॉइंट पे जिस पे ये रेखा एक्स अक्ष को काट रही है, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवर्ती निकल के आई है, इसे वी नॉट जो हमने बोला है यही देहली आवर्ती है। देहली आवर्ती उसे भी कहा गया है। इसी की परिभाषा इस तरीक़ा से दी गई है कि अगर वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे कि इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ के बाहर निकल जाए, यानी कि उस प्लेट से बाहर आ जाए, जो ये प्लेट आपको P1 दिखाई गई है, ये P1, यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो हमें वो आवर्ती चाहिए ही चाहिए V नॉट।
उसे ही देहली आवर्ती कहा गया है। और देहली आवर्ती जिस टाइम होगी, प्रकाश की आवर्ती फ्रीक्वेंसी जब देहली आवर्ती तक होगी, तो उस समय जो उसका तरंग दैर्ध्य होगा यानी कि लैम्डा, देहली आवर्ती के संगत जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होगी उसे हम देहली तरंग दैर्ध्य कहेंगे। इनका फॉर्मूला मैं आपको लिखवाता हूँ। जो तरंग दैर्ध्य होगी यानी कि लैम्डा 0 जो होगा, वो प्रकाश की चाल बटे देहली तरंग दैर्ध्य देहली आवर्ती के अनुपात के बराबर होगा। अब मैं आपको क्या क्या समझा चुका हूँ ये देख लेते हैं। इस डायग्राम को मैंने आपको समझा दिया है। इस ग्राफ में हमें क्या क्या प्रयोग निकले, क्या क्या हमने अनुमान लगाए, वो हमने अभी समझा है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। निरोधी और स्तब्ध विभव क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होती है, जो प्रकाश में मुक्त किया है, वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता बल्कि आवृत्ति पर करता है। जो गतिज ऊर्जा होती है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। और यहीं पे आवृत्ति पर जब हम निर्भरता देखी थी, वो हमने सिद्ध कर दिया था कि ई के जो गतिज ऊर्जा है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। उसके बाद हमने देहली आवृत्ति भी देखी। V0 क्या है? देहली तरंग दैर्ध्य, उसकी संगत तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा 0 है। प्रकाश का विद्युत कार्य फलन, ये मैंने आपको B निकाल के दिखा दिया है, विद्युत कार्य फलन। ये डायग्राम भी मैंने आपको समझा दिया और ये भी। तो हमारा ये जो चैप्टर का टॉपिक था हर्ट्ज और लेनार्ड के परीक्षण, ये कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट होने के बाद अब आपको पता ही है आपको क्या करना है। ये नंबर है, इस पर आप ऑफलाइन ट्यूशन के लिए पता कर सकते हैं अगर आप यहाँ के रहने वाले हैं, सहारनपुर यूपी। और लास्ट में आपको पता है कि भाई SSL कर देना।